गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अभी क्या हो रहा है 2022 के बाद से कि सेंट्रल बैंक्स विच आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन गोल्ड, वो यूजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड यूज टू बाय अबाउट 500-600 टन्स ऑफ गोल्ड पर ईयर। नाउ दैट डिमांड हैज इंक्रीज डबल, right? It has become 1,000 tons, and it is necessarily so, right? It was triggered by आपका Russia-Ukraine war. It got escalated because of the conflict in Israel, the Gaza Strip, and the US-China tension, and now the recent US tariffs, right? So there is a lot of uncertainty in the world. और जब भी uncertainty आती है, then money moves towards a little more reliable asset class, which is gold and gold and treasury bills, US treasury bills. Gold ETS I think started off in 2008-2009 in India. Since then it has grown by 122x. Wow. Yeah, it is close to 50,000 crore now. Is the amount of money which is invested in gold. So which means now there are more people who are investing in gold as a financial asset. As a financial asset. So silver is also a very interesting asset class, right? Usually लोगों को लगता है कि और इन्वेस्टर्स को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर एग्जैक्टली एक जैसे हैं, एंड लार्जली मैं बोलूँगा कि बहुत गलत नहीं है, बट हम सिल्वर में थोड़ा सा और एक लेवल ऑफ नीचे और जाते हैं, राइट? इट इज़ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल यूज। तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिल्वर इज नॉट एग्जैक्टली लाइक द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गोल्ड, राइट? एंड दैट इज़ वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर सिल्वर। और अगर आप सप्लाई यूसेज ऑफ सिल्वर की भी बात करें तो मोर देन 50% ऑफ द सिल्वर, तो ज्वेलरी में जैसे गोल्ड का डिमांड बढ़ता जा रहा है, सिल्वर ज्वेलरी का डिमांड बहुत नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट इफ यू लुक एट इट एट एन एग्रीगेट लेवल। सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल यूसेज में, एंड मोर देन 50% ऑफ द सिल्वर प्रोड्यूस्ड इज यूज इन इंडस्ट्रियल यूसेज। एंड वो इंटरेस्टिंगली कई सारी जगह यूज होता है, जैसे फोटोवोल्टाइक सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड लार्जली वेरी इंटरेस्टिंगली इन EVs, electric vehicles, right? And we'll talk more about it. Now from a supply and demand, so generally supply of silver is about 31,000 tons a year. If you see, this is like significantly higher than gold. And the demand is close to 37,000 tons, right? So demand is usually higher for silver, or has been higher for silver, largely because of its industrial use. उसका application बहुत है in the industries which are very fast growing, like solar batteries, solar cells, photovoltaic cells, electronics, EVs. And because of that, there is always a gap between demand and supply, or has been a gap. And because of that, silver prices are, silver is going up in value. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और हर एपिसोड में हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को आपके लिए लाते हैं टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो जब हम गोल्ड की बात करते हैं, वी रियलाइज कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर मैनी डेकेड्स गोल्ड हैज़ बिन अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं गोल्ड में फिजिकल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, विच मीन्स दे बाय आइदर ज्वेलरी और दे इन्वेस्ट इन गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बिस्किट्स। आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ETFs एंड गोल्ड फंड्स, जो ज़्यादा एक्सेसिबल है और जो ज़्यादा लिक्विड तरीका है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। मीनवाइल अगर हम सिल्वर की बात करें, इसको भी बहुत अटेंशन मिल रही है। Of course, silver is a good hedge against inflation, but it also has a lot of industrial applications. अभी भले गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सिल्वर अभी भी अंडरवैल्यूड है। ये हमें पता चलता है थ्रू गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जो अभी 100 से ऊपर जा रहा है, विच सिग्निफाइज कि अभी सिल्वर शायद थोड़ा अंडरवैल्यूड हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस रेशियो, understanding the value of silver in an investor's portfolio to diversify is also something that we're going to discuss today. तो आज हमारे इस एपिसोड में we have with us Mr. Varun Gupta, who's a CEO of Grow Asset Management Limited. Varun is a tech-driven problem solver with extensive experience in the mutual fund industry. He currently leads strategy and innovation at Grow Mutual Fund. With a passion for simplifying investing, Grow is dedicated to making Grow Mutual Fund a leader in the industry. Together with Varun, we'll explore the factors driving the demand for gold and silver, how these precious metals have performed during different phases of the market, and what role they can play in your investment portfolio. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ for the very first time we have Varun Gupta, who is the CEO of Grow Mutual Fund. और आज हम वरुण के साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
Varun, hi, and welcome to this particular episode. Guys, आज हमारा जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबको जानना है कि गोल्ड के साथ क्या हो रहा है एंड so many of you have raised so many queries कि हमें गोल्ड के बारे में बताइए, why are the gold prices going up. तो आज जो है हम वरुण के साथ गोल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोना हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड वरुण आज हमें सब कुछ गोल्ड के बारे में बताने वाले हैं. So, Sure. Varun, welcome to the show again. Thank you so much, Amrita. Thank you for the invitation. Sure. I think सबसे पहला जो मेरा सवाल है, which I'm sure all of us would like to know about, gold का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, right? And it was not anticipated. So please tell us, Varun, कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है? देखिए, मैं थोड़ा गोल्ड के बारे में पहले बताता हूँ कि ये क्या एसेट क्लास है, राइट. सो सी, जो कमोडिटीज़ है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है. क्योंकि क्या होता है कि ये आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो यूजुअली जब आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप 4 एसेट के बारे में बात करते हैं. इंडियन इक्विटी, यूएस इक्विटी, then you look at commodities, gold and silver, and then you look at fixed income, which is largely debt. Yeah. तो gold and silver और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज ट्रेडिशनली, और नॉट ट्रेडिशनली बट इफ़ यू लुक एट हिस्टोरिकली, दिस एसेट क्लासेस हमेशा ये हैव बीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन इक्विटी मार्केट. एंड दे हैव एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर दे हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड अ गुड हेजिंग अपॉर्चुनिटी, राइट. तो अभी नाउ कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, राइट. अब देखिए, गोल्ड लाइक एनी अदर एसेट क्लास इन द वर्ल्ड इज अ, गोल्ड के जो प्राइसिंग है इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई डिमांड इन द वर्ल्ड, राइट. Now, gold is one of the most recognized asset class in the world, right? Because it's considered, and along with US Treasury bills or US dollars, basically, US dollar में is also equally recognized. Yeah. So, देखिए, अभी अब गोल्ड के करंट प्राइसेस की बात करते हैं. देखिए, जनरली ना गोल्ड को एक रिलायबल एसेट क्लास माना जाता है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है. तो 2 एसेट क्लास है जिसमें कुछ भी जब स्ट्रेस टाइम आता है मार्केट में तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ US डॉलर्स, US ट्रेजरी बिल्स एंड गोल्ड. नाउ गोल्ड में, एंड जो गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. नाउ अगर अभी क्या हो रहा है 2022 के बाद से कि सेंट्रल बैंक्स विच आर द द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन गोल्ड, वो यूजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड यूज्ड टू बाय अबाउट 500-600 टन्स ऑफ गोल्ड पर ईयर. नाउ दैट डिमांड हैज इंक्रीज डबल, right? Wow. It has become 1,000 tons, and it is necessarily so, right? It was triggered by आपका Russia-Ukraine war. It got escalated because of the the conflict in Israel, the Gaza Strip, and the US-China tension, and now the recent US tariffs, right? So there is a lot of uncertainty in the world. और जब भी uncertainty आती है, then money moves towards a little more reliable asset class, which is gold and gold and treasury bills, US treasury bills. But now this time, one more thing which is playing out is that ki US has imposed a lot of tariffs, right? Now because of this, many countries and many central banks are worried that dollar might get devalued, right? Now because there is so much tariffs, dollar devaluation might happen, or US can use dollar as a weapon, right? So dollar deweaponization ke liye lesser money is now going into the T-bills and more money is now going towards gold. And that's why gold में demand बहुत high है. And the third and a little smaller factor is कि gold इंडिया में तो हमेशा से popular assets रहा है, but now financialization of gold has also happened very largely. So when gold ETS I think started off in 2008-2009 in India, since then it has gone by 122x. Wow. Yeah, it is close to 50,000 crore now. Is the amount of money which is invested in so gold. Which means now there are more people who are investing in gold as a financial asset. As a financial asset. कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट. आप उसमें बाय करेंगे, आपको GST लगेगा, आपका गोल्ड का प्योरिटी का इश्यूज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेकिंग चार्जेस भी, आई थिंक सम स्टोरेज इश्यूज, रिस्क इज देयर. पर गोल्ड ETF ट्रैक्स गोल्ड एग्जैक्टली द सेम वे. और मेनी स्मार्ट इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है, तो गोल्ड के ETFs में भी काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है. एंड दिस इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो. दैट ऑल्सो डिमांड हैज रिजन सिग्निफिकेंटली. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड, एंड द डिमांड इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस 3 फैक्टर्स नाउ. So Varun, अभी आपने बोला कि gold is a reliable asset class, right? And of course we've seen कि जब market में थोड़ा downturn होता है तो gold rates tend to go up. So help us understand कि past में जो financial crisis हुए हैं उसमें gold का performance कैसे रहा है, and as an investor अगर मुझे अपने portfolio को diversify करना है तो gold का क्या role होता है?
देखिए गोल्ड आपका, मैं पहले आपका लास्ट क्वेश्चन पहले बताता हूँ जो हमने देखा है। गोल्ड हमने बहुत क्लियरली देखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इंडियन इक्विटी मार्केट। हमने देखा है कि गोल्ड प्रोवाइड्स अ वेरी गुड हेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो 3 मेजर डाउन टर्न अगर हम लास्ट 20 ईयर्स की बात करें, 2002 में जो IT.com बबल था, उस टाइम पे S&P 500 was down by about 23%, but gold in the same period was up by 25%. Wow. Okay. Yeah. And now subprime crisis, I know it is 2008, yeah. very old for a lot of us, but for us it's like have been there, right? We have lived through it. Yes. At that time also Nifty 50 was down by 50%, right? Yeah. It's crazy, like half of the net worth is wiped, but gold was still up by 5%. Yeah. Right, at that point in time. Most recently, if you talk about during the COVID, while the market recovered immediately after COVID, but gold outperformed significantly. Yes. Right, so we have seen it over and over again that and these are जो मैंने आपको extreme examples दिए, but during the short term, like अभी हम recently भी अगर देख रहे हैं, right, so market have not really gone down, they have remained kind of say at the same levels. They're going up and down, but there is volatility in the market. Yeah. Even when there is volatility, gold has really outperformed because of supply and demand, but there are generally it has come down as inversely proportional at a good hedging instrument. Yeah. So we have seen, so usually large part of your portion should be in equity for the long term compounding. Even 2-3% extra plays a very important role from a long term perspective. But gold, commodities including gold and silver, depending on how much risk you are ready to take in the market, but there should definitely be some allocation. Okay. Yeah. And there should definitely be some allocation in the financial form of gold. Oh no, absolutely. Only financial. Only financial, okay. No. So I am absolutely against investing in gold. Physical gold. Physical gold. अगर आप jewelry खरीद रहे हैं, you or you are buying for yourself, you are buying for your family. That makes sense, but that's not investment, right? That's just an expense. Yeah, that's just an expense. जैसे बोला जाता है कि जब आप अपनी net worth calculate कर रहे हैं तो calculate your net worth leaving apart the house you are staying in. Correct. Right? So that is just a utility at that point in time. उसका liquidity वगैरह आप नहीं देखना चाहते हैं. So jewelry is just for your usage. But if you're investing in gold, don't invest in gold bars. Don't invest in gold coins. Yeah. Invest in gold ETFs. So I think my next question for you, Varun, would be around demand and supply. आपने बोला कि क्योंकि अब डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, right? Correct. So can you elaborate a little bit on this? Tell us कि demand and supply drivers क्या हैं for an asset class like gold, जिसकी वजह से हम ये we see the negative correlation with Indian equities, and we see the gold rate going up. Yeah. So थोड़े little technical, little boring answer. See, generally, gold ka demand in any given year is about 4,000 to 5,000 tons. Okay. Right? About 75% of that is supplied via mining, and remaining is supplied via recycling. Right? Now, majority of this gold, counter to anything, is because of the jewelry. Like so, about 50% of the gold is consumed in jewelry. About 25% is consumed in bar and coins. Okay. So I want to clarify one more thing. When I say bar and coins, ETFs भी जो invest कर रहे हैं ना, ETFs में भी आप जब gold में invest करते हैं, तो those ETFs basically buy gold bars and invest. Right. Like gold bars, and they keep it in a safe place. There should be a physical storage of gold which has to be kept with the AMC. Right? Yes. So that 25% when I say bar and coins, it includes that ETF ka investment as well. Okay. And the remaining 25% is about central bank and other places. Now this central bank consumption has been increasing rapidly, right? Jewelry is also increasing at the same pace at which it has been, but central bank has increased massively. And because of that, the demand is significantly on a higher side, and that's why the prices has also increased. Okay. Overall, if you talk about how much gold exists in the world, just from a number perspective, I think it's close to about 216,000 tons. Wow. Okay. Yeah, and about 45% of that is in jewelry. Okay. Bar and coins is about 22%. Central banks have about 17%. In other forms, it about 15%. Okay. So large amount of, as a globally, we are a large consumer of gold. And India is the largest. India is the largest? One of the largest. Okay. I will have to check the numbers to see if India is the largest, but traditionally Indians have been buying big investors of gold. Big investors of gold. So India is a net importer of gold. Right, so and generally Indians also love to invest in gold, but again the only problem is physical. We would like to say that to move towards ETF ETFs and financial better, forms. Okay. Okay. So can we say कि demand बढ़ रही है, and supply तो नहीं बढ़ रही है, supply तो उतना ही है like you mentioned. Yeah. Right.
So जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उसकी वजह से प्राइसेस भी हमें बढ़ने के लिए दिखेंगे. Yeah, so these are largely, jewelry, coins and bars, and central bank and industrial usage is usually the large consumption. Or central bank ka consumption, buying has significantly been increasing, gone up, yeah. but supply is the same, right? Supply just comes from mining. Supply does not increase very drastically, yeah. and that's why the prices keeps on increasing. It's always a combination of supply and demand. Yeah. And like you, I think mentioned in the previous answer, कोविड के बाद हमने एक बहुत ज्यादा सर्च देखा है गोल्ड प्राइस में. उसके पहले इट वाज क्वाइट स्टेबल, इट डिडंट गो अप ड्रास्टिकली इन द So प्रीवियस till years. 2022 से is largely the only one big change जो हमको दिखता है कि 2022 के पहले central banks were buying about 500-600 tons of gold a year. अब Now they are buying more than double of that, right? And and this has become more amplified because of the the US tariffs, uncertainty in US. So lesser all the investment is central going. banks are holding. Instead of holding, some always will be there in dollars. But instead of buying more dollars, more T-bills, now that money is going into gold, which is a widely recognized. So that's why the demand is also on a very high side. Okay. So Varun, जब हम किसी भी एसेट क्लास को देखते हैं एज एन इन्वेस्टर, हमें एक जो इम्पोर्टेंट पर्पस रहता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए. Correct. और इसीलिए हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. Correct. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिकली गोल्ड ने इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया है. Right. एंड ऑल्सो क्या हमें इस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि प्राइस भी बहुत ज्यादा है, राइट? Right. सो डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड, और डू यू थिंक हमें वेट करना चाहिए? तो देखिए, गोल्ड देखिए हिस्टोरिकली हमने देखा है कि over a long period of time it has generated about 10% from 1990 to 2024 if you look at it, which is way above inflation, right? So generally gold is able to beat inflation. And given the property it's a hedge against your equity portfolio, you should have some allocation to gold, and it will help you beat inflation also in the long time. Now coming to your second point, which is about the prices, right? The current prices of gold. See, it's no surprise, right? Gold has it's at a high level. It's one of the highest, I think, in history right now. And it has been going up consistently from the last 1 year, last 3 years actually. It's been on a upward trend. Now, because of that, no one can really say, right? Gold is one asset class where you don't know whether it is overvalued or devalued. You can only compare it to other asset classes. Correct. So आप हमेशा जब भी हम गोल्ड का देखते हैं तो there are two things which I would like to say. If you want to start investment in gold, don't go all in right now. Okay. Right? Start investing in gold a little bit and invest over a period of time. Grow Gold ETF, FOF में SIP कर सकते हो, तो start investing in that over a period of time. It should be part of your SIP. That is for sure. Okay. Secondly, जब भी हम गोल्ड का वैल्यू देखते हैं, गोल्ड का जो करंट प्राइसेस देखते हैं, we always benchmark it against silver. तो गोल्ड टू देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड गोल्ड टू सिल्वर रेशियो. वो दैट मीन्स कि कितने ग्राम ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड टू बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. राइट? सो यूजुअली दिस रिमेन्स अबाउट एट 60 grams. So 60 gram of silver is required to buy 1 gram of gold. अगर ये रेशियो ऊपर जाता है, like right now it is at 100, right? So that means silver is relatively undervalued versus gold. So if you want to go put in lump sum amount, I would suggest silver is maybe invest more towards silver, like 70-30, something like that, and not like relatively just go all in on gold, right? So that is one indicator we look at. But gold from a long-term perspective is the very good asset class. You should start investing via SIP if you have not yet started. And more importantly, this is my suggestion, this is I'm suggesting very generally, but every investor का बहुत vary करता है, उनके needs, उनके investing habits are very different. So please consult your financial advisor. They will be the best judge. They will be able to guide you कि किस तरह से आप invest करते हैं. But do invest in either gold or silver, or both gold and silver. Both gold and silver, because as you rightly said, ये आपको diversification दे रहा है, और गोल्ड का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. सो ऑब्वियसली इट कुड बी अ गुड एसेट क्लास इन द टाइम्स टू कम, राइट? एंड इट इज बीटन इन्फ्लेशन इन द लास्ट 30 years. Wonderful. Okay, so Varun, I would like to now talk about the Grow Gold ETF. Sure. So Grow has a gold ETF, guys, which is called the Grow Gold ETF, and it's a relatively new fund that has been launched. So please tell us a little bit about this particular ETF. See, it's actually
gold ETFs are very similar to each other. Yeah. Just that कि इसमें जो physical आपका जो gold होता है, Yeah. it is under a custodian. So if you want to invest, you can invest in an ETF. जैसा मैं बोल रहा हूँ, don't invest in a physical gold, invest in gold ETF. Yeah. हमने ये लॉन्च किया था करीब 6 months बैक. Okay. हमारे पास करीब 2 lakhs के ऊपर इन्वेस्टर्स ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं. Okay. हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इसमें अभी 100 crore plus. It's Okay. very well traded on a day-to-day Okay. in the market. There is good liquidity. Okay. It has decent tracking, what do you call TER, Okay. total expense ratio. Total expense ratio. And as Varun has rightly said in the past कि अगर गोल्ड खरीदना है तो guys please ETF के थ्रू खरीदिए, Yeah, not in the physical form. sure. So that was about gold and I think हमने बहुत कुछ सीखा गोल्ड के बारे में. एंड आई डू बिलीव कि सिल्वर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए. एंड वरुण, यू ब्रीफली टच्ड अप ऑन सिल्वर एंड आई बिलीव दैट ग्रो इज आल्सो कमिंग आउट विद अ सिल्वर ETF. So it's an NFO which is starting from 2nd of May and it's going to go on till the 16th of May. So I think अब थोड़ा सिल्वर के बारे में बात करते हैं because I think गोल्ड के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. So सबसे पहले हमने जैसे गोल्ड की डिमांड और सप्लाई ड्राइवर्स के बारे में बात किया था. वरुण, प्लीज tell us कि सिल्वर के डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स क्या होते हैं, and I'm quite sure they're quite different from the demand and supply factors of gold. It so is. Tell us about it. See, silver is also a very interesting asset class, right? Usually लोगों को लगता है कि और इन्वेस्टर्स को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर एग्जैक्टली एक जैसे हैं. एंड लार्जली मैं बोलूँगा कि बहुत गलत नहीं है, बट हम सिल्वर में थोड़ा सा और एक लेवल ऑफ नीचे और जाते हैं, राइट? तो देखिए, गोल्ड पीपल इन्वेस्ट, सेंट्रल बैंक्स इन्वेस्ट, पीपल बाय एंड होल्ड. जब भी कुछ देयर इज, इट्स अ रिलायबल एसेट क्लास. सिल्वर इज ऑल्सो रिलायबल एसेट क्लास, बट द अदर थिंग इज इट हैज अ वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल यूज. The supply and demand of silver is not exactly like the supply and demand of gold, right? And that is one differentiating factor for silver. Now we'll come to it, but अगर if you just look at it from a pure return perspective, तो जो returns हैं gold और silver के, वो largely correlated रहते हैं एक दूसरे से. There is 0.8 to out of 1%, there is 80 to 90% correlation between each other. But there is one difference. If you look at it during the stress times, then gold and silver are kind of correlated to each other. But silver by definition, क्योंकि उसमें काफ़ी different type of demands भी है, थोड़ी volatility ज़्यादा रहती है, right? और supply भी थोड़ा different type का, उसमें volatility ज़्यादा रहती है. तो usually जैसे हमने बोला कि at the time of stress times gold और silver correlated रहते हैं, but economic recovery के time पे gold और silver में difference आ सकता है in terms of return, right? और अगर आप supply usage of silver की भी बात करें, तो मोर देन 50% ऑफ द सिल्वर, तो ज्वेलरी में जैसे गोल्ड का डिमांड बढ़ता जा रहा है, सिल्वर ज्वेलरी का डिमांड बहुत नहीं बढ़ रहा है. एटलीस्ट इफ यू लुक एट इट एट एन एग्रीगेट लेवल, सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल यूसेज में. एंड मोर देन 50% ऑफ द सिल्वर प्रोड्यूस्ड इज यूज इन इंडस्ट्रियल यूसेज. एंड वो इंटरेस्टिंगली कई सारी जगह यूज होता है, जैसे फोटोवोल्टाइक सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड लार्जली वेरी इंटरेस्टिंगली इन EVs. Electric vehicles, right? And we'll talk more about it. Now from a supply and demand, so generally supply of silver is about 31,000 tons a year. If you see, this is like significantly higher than gold. And the demand is close to 37,000 tons. Right? So demand is usually higher for silver, or has been higher for silver, largely because of its industrial use. उसका application बहुत है in the industries which are very fast growing, like solar batteries, solar cells, photovoltaic cells, electronics, EVs. And because of that, there is always a gap between demand and supply, or has been a gap. And because that silver prices are, silver is going up in value. So Varun, since you were mentioning about the industrial uses of silver, and you said कि electronics, solar, photovoltaic cells, electric vehicles, इन सब में इसका demand जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है. So can you tell us कि इसका जो है silver पे impact कैसे होने वाला है in terms of its value? So I think we'll go one level deeper and help us explain about the value of silver. I'm glad that मैंने engineering करा था to answer this question. I read through the periodic table. So as you might be aware, silver as a metal has a great reflective and conductive properties. इसके कारण हिस्टोरिकली वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी एक्सेट्रा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द न्यू एंड अपकमिंग इंडस्ट्री, सिल्वर हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच इज लार्जली फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स.
Okay. right? So I want to talk about this photovoltaic cells and EV. So I have some numbers here. So silver का जो use है in photovoltaic cell, it has gone up by 4 times. In the last decade. Okay. It was 1800 tons in 2015 and now it is about 7200 tons, right? This is as of 2024. Okay. And in an IC, which is an internal combustion engine, about 15 to 20 gram of silver was being used in the engine. But now in EV, it uses anywhere between 25 to 50 grams. Okay. And EV market share in the world has increased from 1% in 2013 to almost 18% in 2023. So EVs are growing rapidly around the world. And because of this, right, the demand for silver is consistently increasing. It's a part of, the requirement in the industry which is growing. Right, and I want to see this also. Yeah, solar capacity is also increased. It has increased 10 times from 2014 जब 140 gigawatts हुआ करता था. अभी 1400 gigawatts is required in 2023. Okay. Because of that, silver का usage has increased largely. Because of this large two industries is what we are seeing. The silver demand is very high from an industrial usage perspective. Yeah. So can we say कि silver की value बढ़ रही है क्योंकि इसका industrial demand बहुत बढ़ रहा है. Yeah, this is one of the primary reasons. To come, it could go even higher क्योंकि EVs का demand बढ़ने वाला है. Solar बहुत ज़्यादा उसका consumption. Renewable energy is a big thing now. Renewable energy is a big thing. Yeah. So we can say कि silver in terms of value, we will see it going up in times to come. Yeah, but always remember, because we are talking to investors here, silver is bit more volatile than gold. Yeah. And it behaves a little differently during different times. Yeah. Because at the end of the day, it's about your money, right? आप कितना invest कर रहे हैं. तो आप अगर you want to invest 20% of your corpus, say, or let's make it simple, 10% of your corpus in commodities, तो 70% आप gold में करें, 30% आप silver में करें. Okay. पर अभी आप कर रहे हैं तो आप सिल्वर में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि सिल्वर राइट नाउ इज अंडरवैल्यूड वर्सेस गोल्ड इफ यू लुक एट द गोल्ड सिल्वर रेशियो. या एज यू सेड कि आप लमसम ज़्यादा सिल्वर में कर सकते हैं, लेकिन SIPs आप गोल्ड के थ्रू कर सकते हैं. करेक्ट. ओके. सो वन लाइक यू राइटली सेड कि जब हम गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करते हैं सो उनका जो इक्विटी के साथ कोरिलेशन है वो अलग होता है, राइट? क्योंकि गोल्ड एंड इक्विटीज हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन. करेक्ट. लेकिन जब हम सिल्वर और इक्विटीज की बात करते हैं, दे मे नॉट हैव दैट मच ऑफ अ नेगेटिव कोरिलेशन. करेक्ट. तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जब लेट्स से कि इकोनॉमिक डाउनटर्न है या रिकवरी के टाइम में सिल्वर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन द पास्ट. श्योर. एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि सिल्वर एज एन असेट अगर मुझे हेजिंग के लिए यूज़ करना है एज एन इन्वेस्टर तो वो मेरे पोर्टफोलियो में कैसे कर सकते हैं. कूल. देखिए सिल्वर ना, देखिए फ्रॉम अ रिटर्न्स पर्सपेक्टिव सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर. Especially during stress times, right? जैसे अभी stress time चल रहा है तो silver and gold both are going up, but at different levels of growth. Sure. But when there is market recovery, then silver और gold में differentiation आ जाता है. Sometimes silver really outperforms gold क्योंकि industrial demand is very high, and sometimes gold outperforms silver, right? But in general, आप किसी भी एसेट क्लास को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये टाइमिंग साइकिल्स को. तो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन सिल्वर फॉर एटलीस्ट 3 to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो. राइट नाउ इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर क्योंकि सिल्वर इज अंडरवैल्यूड वर्सेस गोल्ड. सो इट्स सिल्वर इज जनरली गुड टाइम फॉर इफ यू वांट टू एंटर इनटू सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ रिटर्न जो आपने बात किया, तो अगर हम देखें जनरली हमने देखा है कि सिल्वर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड हेजिंग, राइट? गोल्ड के हमने काफ़ी डिटेल में देखा. तो कुछ हमने देखे नंबर क्रंचिंग किया है. हमने देखा कि ड्यूरिंग द टेक बबल विच इज 2002 व्हेन निफ्टी हमारा डाउन था 36% बिटवीन Feb 2000 to April 2003, सिल्वर वाज down by less than 3%, right? Nifty is down by 36%. And same during the Eurozone crisis जब हमने देखा Nifty was down by 14% from November 2010 to Jan 2012. Silver was actually up by 50%. Wow. It's not as easily predictable as gold. Because the demand for some industries can increase. So it's better to remain invested to a certain part of your portfolio in silver, have that hedging which it provides. While it will come with certain volatility, but it will definitely be not as volatile as your, or most likely will not be as volatile as your equity portfolio. So, but can we say कि अगर मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए if I'm investing, volatility will be taken care. Yeah. That is very sure. Like any kind of investment you do, ideally आपका 3 years, 5 years plus horizon होना चाहिए. इसमें as longer the period it is better. So wealth gets created only when you invest for long term.
तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. अब डोंट वरी अबाउट द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी. व्हाट यू कैन बी कॉन्शियस ऑफ कि आप किस टाइम पे एंटर कर रहे हैं, राइट, और कैसे एंटर कर रहे हैं. जैसे लमसम आप कर रहे हैं तो silver is probably good right now, and then you do SIP for long term. Gold is not probably good, is not a very good asset class right now for a very big lump sum investment. So आप SIP चालू कर सकते हैं. I think SIP as a theme can be applied in both cases. चाहे गोल्ड या सिल्वर की बात करें, लेकिन अगर आपको टाइम करना ही है तो भी आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द लम्प सम फॉर्म. करेक्ट. सो वरुण, आपने बोला कि अभी सिल्वर जो है थोड़ा अंडरवैल्यूड है, व्हिच इज व्हाई इट्स अ ग्रेट टाइम टू डू अ लम्प सम इन्वेस्टमेंट वर्सेस गोल्ड. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है. व्हाई इज सिल्वर अंडरवैल्यूड एट दिस पॉइंट? या सो सी वी मेजर, हम लोग कुछ एक मैट्रिक्स मेजर करते हैं बहुत क्लोजली, उसको बोलते हैं हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो. इट्स अ वाइडली नोन रेशियो. तो यूजुअली इट हॉवर्स अराउंड 60, राइट, कि इट मीन्स कि आपको कितना ग्राम ऑफ सिल्वर चाहिए टू बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, राइट. So usually about 60 grams of silver आपको चाहिए to buy 1 gram of gold. Right now that ratio is at 100. Right? So that means कि gold prices are very high and silver is little undervalued versus what gold is. So that's why I believe अगर आपको commodities में entry लेना ही है lump sum के लिए तो silver is probably a better point right now. Gold has also run up a lot. तो gold में आप SIP के through entry ले सकते हैं. But क्योंकि gold to silver ratio high है, silver is possibly a better way to take position in. But for long term, take position in the commodities segment. But very importantly, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा. अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा. आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना हेज करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसी मार्केट सिचुएशन है. प्लीज़ कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र. एज अ ग्रो म्यूचुअल फंड हम लोग कई सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप उनके साथ कंसल्ट करके अपना रेशियो डिसाइड कर सकते हैं. बट अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आप फिजिकल में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर लेना ही चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म. वंडरफुल. थैंक यू सो मच वरुण. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ गोल्ड और सिल्वर के बारे में आज सीखने के लिए मिला होगा. एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि जब भी आप इन्वेस्ट करें प्लीज़ स्कीम डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें. Extremely important. And of course please reach out to your financial advisor, as Varun has said multiple times कि एक जो financial advisor होते हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं in finding the right products and doing a proper diversification in your portfolio. Thank you, Namrata. Thank you so much, Varun. And thank take you. care. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Varun. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर वरुण से पूछा कि गोल्ड प्राइसेस आर एट अ रिकॉर्ड हाई. तो इसका क्या रीजन है, गोल्ड प्राइस अभी इतने ऊपर क्यों है? तो मिस्टर वरुण सेज कि अगर देखा जाए तो अर्ली 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, दैट लेड टू द वेस्ट फ्रीजिंग द असेट्स ऑफ रशिया सेंट्रल बैंक. अब इस डर की वजह से सेंट्रल बैंक्स across the world started diversifying their assets और वो बहुत ज़्यादा गोल्ड या सोना खरीदने लगे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए. फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो 2022 से सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बॉट ओवर 1000 टन्स ऑफ गोल्ड एनुअली, जो पहले होता था करीब एन एनुअल एवरेज ऑफ अबाउट 500 टन्स. फिर हमने वरुण के साथ गोल्ड की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट डाउन टर्न्स. सो इन द पास्ट वी आस्क्ड हिम हाउ हैज गोल्ड परफॉर्म्ड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस. तो मिस्टर वरुण सेज कि अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो है जनरली आउट परफॉर्म किया है जब भी मार्केट्स में डाउन टर्न हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2002 के .com बबल की बात करें, जहाँ S&P 500 करीब 23% से गिरा था, वहाँ गोल्ड ने 25% का रिटर्न दिया था. अगर हम 2008 के रिसेशन की बात करें, जहाँ पे S&P 500 करीब 39% गिरा था, निफ्टी 50 करीब 50% गिरा था, वहाँ गोल्ड जो है 5% से बढ़ा था. इवन इन द 2020 कोविड क्राइसिस जब मार्केट्स इवेंचुअली रिकवर हुए थे, तब भी गोल्ड ने बेटर किया था ड्यूरिंग द क्राइसिस. फिर हमने मिस्टर वरुण के साथ ये डिस्कस किया कि अभी जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख टच कर रहे हैं फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. तो एज एन इन्वेस्टर क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? तो मिस्टर वरुण सेज कि अगर हम गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखें, इट्स अ वंडरफुल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है. अगर हम वही गोल्ड की परफॉर्मेंस को इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करें इन द शॉर्ट टर्म, वो उतना क्लियर नहीं है. तो इसीलिए इफ यू आर लुकिंग एट गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो आपको गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ शॉर्ट टर्म में क्योंकि गोल्ड में वॉलेटिलिटी हो सकता है,
सो इफ़ यू आर लुकिंग एट होल्डिंग गोल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आपको गोल्ड में सिस्टमैटिकली एंटर करना चाहिए बाय डूइंग एन SIP, बट ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर हमने मिस्टर वरुण के साथ थोड़ा सिल्वर के बारे में डिस्कस किया एंड वी आस्क्ड हिम अबाउट सिल्वर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। सो वरुण सेज कि सिल्वर के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से इट्स बिकम वेरी वैल्यूएबल। ही सेज कि सिल्वर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मिरर, स्क्रीन्स, फोटोग्राफी एक्सेट्रा। बहुत सारी न्यू एज इंडस्ट्रीज में भी सिल्वर का यूज़ है, लाइक फोटोवोल्टाइक सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोफार्मा एंड मेडिकल सेक्टर। फिर हमने मिस्टर वरुण के साथ सिल्वर का कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया विद इक्विटी मार्केट्स एंड ही सेज कि सिल्वर का भी काफ़ी कम कोरिलेशन है विद इक्विटी मार्केट, वेरी सिमिलर टू गोल्ड। सो विच मीन्स जब मार्केट डाउनटर्न होता है तो सिल्वर टेंड्स टू परफॉर्म बेटर जस्ट लाइक गोल्ड। तो हिस्टोरिकली अगर हम डेटा देखें तो कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी मार्केट एंड सिल्वर इज जस्ट अबाउट 0.08। सो ही सेज कि गोल्ड की ही तरह जब मार्केट गिरती है तो सिल्वर अच्छा करता है। सो ही सेज फॉर इंस्टेंस इफ़ यू टॉक अबाउट द .com बबल, जहाँ पे निफ्टी जो है करीब 36% से गिरी थी from Feb 2000 till April 2003, वहीं पे जो सिल्वर है वो सिर्फ करीब 3% से डिक्लाइन हुआ था। सिमिलरली अगर हम यूरोजोन क्राइसिस की बात करें, जहां निफ्टी करीब 14% से गिरी थी फ्रॉम नवंबर 2010 टिल जैन 2012, वहां सिल्वर ने 50% रिटर्न दिए थे। फिर हमने मिस्टर वरुण के साथ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के बारे में डिस्कस किया, विच इज़ अ वेरी कॉमन इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर्स। तो ही सेज कि जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए हमें कितने ग्राम्स ऑफ सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। ये रेशियो जनरली 60 के आसपास रहता है, लेकिन अभी अगर हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखें तो वो 100 के करीब है, विच मीन्स अभी अगर हमें 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए हमें 100 ग्राम सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। सो देखा जाए तो ये नंबर अभी रिलेटिवली हाई है कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस, विच कुड सजेस्ट कि अभी जो सिल्वर है वो अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू गोल्ड। So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. I hope all of you learned a lot about gold and silver. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.